बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से मिला आपको गुड मॉर्निंग। और कल का दिन जी बड़ा ही अफसोसनाक रहा और बड़ी परेशानी में गुजरा सारा दिन, क्योंकि तमाम पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में थी और जो सिचुएशन हो रही अफसोसनाक वाक़या ढरकी में जो ट्रेन हादसा हुआ, अब तक 62 अमवात कन्फर्म हो चुकी हैं। बिल्कुल, और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं, ज़ख्मी हैं, हस्पताल भरे हुए हैं। ऐसी क़यामत खेज़ स्टोरीज सुनने को मिल रही थी। एक माँ अपने बेटे की बारात लेकर जा रही थी, छोटे छोटे बच्चे ट्रेन चलने से पहले ट्रेन को बाय बाय कह रहे थे और उन बच्चों में भी ये इतलात है कि 2 जो हैं, एक तो लापता है और एक इस दुनिया में नहीं है, एक शदीद ज़ख्मी है। इतनी ऐसी ख़बरें कल से आ रही हैं। बहुत से लोगों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में रखे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे जो इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए, और जो लापता हैं अल्लाह ताला उन्हें उनके प्यारों से मिलाए। लेकिन वहीं पर जब जिम्मेदारों की बात आती है तो आप यकीन जानिए कि कल तमाम स्टेटमेंट्स और जो सियासत की जा रही थी इसके ऊपर, उस पर बड़ा दिल अफसोस हुआ जी। और जिस तरह से सियासत की गई है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए, कोई पिछली हुकूमत को डाल रहा है और अपोजिशन जो है इस हुकूमत पर आ रही, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मिसमैनेजमेंट हुई है, कहीं पर गफलत हुई है, इसको देखना होगा, जिम्मेदारों को तयन करना होगा। जो रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है, आदम सवाती साहब ने कहा जी मैं 24 घंटों में रिपोर्ट दे दूंगा, तो 24 घंटे गुजरने में देर नहीं लगनी है। वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट तैयार हो, जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको सजा जरूर मिले। बिल्कुल, इसी के साथ हम आज प्रोग्राम में डेफिनेटली इस पर भी बात करेंगे कि यह हादसा किस तरह से पेश आया और उस हादसे में फिर रेस्क्यू और इमदादी कामों में कितनी मुश्किलात आई, और फिर अब सिचुएशन चूँकि रेस्क्यू का अमल कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इस पर भी बात होगी और भी बहुत कुछ है जो डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और टॉप स्टोरीज़ में जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। एक और खौफनाक ट्रेन हादसा, ढहरकी के करीब सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस की डीरेल बोगियों से टक्कर, 62 अफराद जहाँ बहक और कई दर्जनों जो हैं वो जख्मी हो गए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान रेलवे की तारीख में अब तक कई बड़े हादसात हो चुके हैं। कभी ड्राइवर की गफलत तो कभी तकनीकी वजूहात के बायस कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की बात करें तो उसके इजलास में माली साल 2021-22 के लिए विफाक और सूबों के लिए 2100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी है। शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर है और वज़ीर-ए-आला सिंध के इजलास में वज़ीर आज़म से उन्हें एहतजाज भी किया है। कहा है कि सिंध के लिए बजट कम क्यों रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम में आज बात करेंगे सिनफी मसावात का आलमी अवार्ड पाकिस्तानी फिल्मसाज के नाम। 34 साल शहजाद हमीद ने कई बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए। आलमी अवार्ड याफ्ता शहजाद आज होंगे 24/9 के मेहमान। 24/9 बना किरण इश्तियाक की आवाज़ और वज़ीर पंजाब उस्मान बोजदार का टांगों और हाथों से महरूम बाहिम्मत तालिबा किरण इश्तियाक की माली इमदाद और भाई को मुलाजमत देने का हुक्म। किरण इश्तियाक ने किया 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा। और कुछ दिन पहले 24 न्यूज़ पर मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने उस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर जो वायरल किया, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ जो है वो उसको आगे पहुँचाया। और उस हवाले से जो हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन्होंने मेरी उस वीडियो को देखते हुए एक्शन लिया उस पर और मुझे जो है 50,000 रुपये कैश और मेरे भाई को सरकारी नौकरी के ऑर्डर्स जो कल भिजवाए। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज बात करेंगे क्रिकेट के शौकीन हो जाएं तैयार, PSL का मेला कल से सजेगा। पहले मैच में लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपस में टकराएंगे। ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है जी और उम्मीद करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त PSL भी होगा। और चूँकि आज प्रोग्राम का आगाज़ में जो जिक्र होना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेन हादसा, इंतहाई खौफनाक ट्रेन हादसा। और इस पर सब दिल जो हैं अफसरदा हैं। पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ थी कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है, क्यों बार बार ऐसे हादसात हो रहे हैं। और जिस तरह से बताया जाता है कि 5 महीने में ये 14 के लगभग हादसा अब तक हो चुके हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ बेहतरी नहीं आ सकी। पाकिस्तान की जो रेलवे की तारीख है ना अबूज़र, उसमें अब तक कई बड़े हादसे हो चुके हैं और जिसकी वजूहात में कभी ड्राइवर की गफलत सामने आती है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आती है, लेकिन कीमती जाने जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है इंसान की जान, वो जाया हो जाती है। और माहिरीन के मुताबिक हर दौर में रेलवे में इनकलाबी इकदाम का दावा तो किया जाता है, लेकिन निज़ाम जो का तू रहता है। नई ट्रेनें चलाने के बजाय निज़ाम में अगर बेहतरी कर ली जाए तो हालात बहुत बेहतर
बेहतर हो जाएंगे। हमेशा ये दावा किया जाता है, एक नंबर स्कोरिंग की जाती है, हमने नई ट्रेन चला दी, यहाँ से वहां तक की नई ट्रेन होगी, नया रूट मुतारिफ करा दिया। जिस रूट के ऊपर, जिस ट्रैक के ऊपर उस ट्रेन ने चलना है और जिस हालत में ट्रेन ने चलना है वो ज्यादा मैटर करता है। ये गरीब की सवारी है, आपने अक्रॉस द कंट्री अगर ट्रेवल करना है तो एक गरीब शख्स इसको ऑप्ट करता है। क्या इंसान की, एक गरीब शख्स की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या वो ट्रैक ठीक थे या नहीं ठीक थे जिस पर वो ट्रेन जो है वो उसको रखा गया। तो ये तमाम सिचुएशन है पाकिस्तान के क़याम से। लेकिन अगर हम देखें, नज़र दोहराएं कि इस पर कितना काम किया गया है, हमने अक्सर देखा है कि ये कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख में कि जब रेलवे बना था उससे आज की अगर कंडीशन देखी जाए तो रेल पटरियां भी कम हैं, उसकी डेवलपमेंट भी कम है, और 100 साल तारीख में अगर देखी जाए बात तो फिर हमने ये देखा है कि कुछ बेहतरी नहीं आई है बल्कि कमी ही हुई है। बिल्कुल, 1861 में सबसे पहली रेलवे लाइन कराची और कोटरी के दरमियान ये बिछाई गई थी और सबसे पहला रेलवे हादसा भी इसी ट्रैक पर हुआ था। फिर पाकिस्तान का पहला ट्रेन हादसा पाकिस्तान बनने के बाद 1953 में हुआ था जो झुंबर के करीब हुआ था और इसमें 200 अफराद जाँ बहक हुए। फिर 1954 में एक ही साल के बाद जंग शाही के करीब ट्रेन हादसे में 60 कीमती जानें जाया हुई थी, जबकि रेलवे को उसमें करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। और फिर उसके बाद एक और हादसा हुआ जी, 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर के करीब ट्रेन हादसे में 80 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1987 में मोरू के करीब भी बस और ट्रेन के तसादुम में 28 अफराद जान से चले गए थे। और फिर एक और बड़ा हादसा हुआ 1990 में, 4 जनवरी की तारीख थी, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ट्रेन हादसे में 307 अफराद जाँ बहक हुए थे। ये हादसा सिंध के इलाके सांगी में बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के एक खाली मालगाड़ी से टकराने के नतीजे में आया था। फिर उसके बाद एक साल के बाद 1991 में घोटकी के करीब 2 रेल गाड़ियों के तसादुम में 100 अफराद जाँ बहक हुए। 1992 में भी घोटकी के करीब ही रेलवे स्टेशन था जहां पर ट्रेन हादसे का शिकार हुई और 54 अफराद जान की बाजी हार गए। और फिर 3 मार्च 1997 को खानेवाल के करीब एक और हादसा हुआ, ट्रेन पटरी से उतर गई और 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 13 जुलाई 2005 में घोटकी के करीब ही एक और हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और हादसे के नतीजे में, इस खौफनाक हादसे के नतीजे में जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई थीं, 120 अफराद जाँ बहक हुए थे। फिर 2013 में खानपुर के करीब ये हादसा पेश आया और एक बड़ा हादसा था, ट्रेन एक रक्शे से टकरा गई थी और 14 अफराद जाँ बहक हुए। फिर उसके 2 साल के बाद 2015 में गुजरांवाला के करीब ट्रेन हादसा हुआ, 19 अफराद जाँ बहक हुए। 2015 में ही बलूचिस्तान में भी एक हादसा पेश आया, ट्रेन हादसा था जिसके नतीजे में 20 अफराद लुकमा अजल बन गए। 2016 को कराची के इलाके 3 लांडी में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और नतीजा भी खौफनाक निकला, 21 अफराद जाँ बहक हो गए। और फिर 28 मार्च 2017 को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब एक मुसाफिर ट्रेन और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम हुआ और कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हुए। और 2019 जून में सुबह सिंध के शहर हैदराबाद में जिना एक्सप्रेस के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और थेट्रियन और मालगाड़ी की इस टक्कर के नतीजे में ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड भी जाँ बहक हो गए थे। फिर 2019 में ही सादिकाबाद में एक हादसा पेश आया, एक अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी आपस में टकरा गई, 23 अफराद जो है इस हादसे में जाँ बहक हुए। 2019 में ही कराची से 31 अक्टूबर को ये वाक़या पेश आया था, रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में जिला रहीम यार खान के करीब गैस सिलेंडर फटा और कम से कम 74 अफराद जाँ बहक हुए, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी आया था कि शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी जिसके बाद सिलेंडर फटा था। 2019 पाकिस्तान रेलवे की तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि अगर हम हादसा की तफसील बताना शुरू हो जाएं तो शायद टाइम खत्म हो जाए प्रोग्राम का, क्योंकि 100 से ज्यादा हादसा सिर्फ इसी साल में पेश आए थे। और इसके बाद जनवरी से मई 2020 तक 64 हादसा पेश आए हैं, जिसमें पटरी से ट्रेन का उतरना जबकि मुसाफिरों और सामान बरदार ट्रेनों के हादसा भी शामिल हैं। और चंद रोज कबल ही महकमा रेलवे की जानिब से जारी करदा 5 माह की रिपोर्ट में भी बताया गया है, ये दावा भी किया गया है कि गुज़िश्ता 2 बरस के मुकाबले में ट्रेन हादसा में नुमाया कमी आई है, लेकिन महकमा रेलवे का कहना है कि मौजूदा एजाद-ओ-शुमार का मुआवजा अगर गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान रोनुमा होने वाले वाक़या से किया जाए तो रवां साल के पहले 5 महीनों में ट्रेन हादसा में कुछ कमी जरूर आई है। लेकिन पहले 5 माह में 14 हादसा हुए हैं। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा जून में 20 हादसा पेश आए, इंसानी जानों के साथ साथ महकमा रेलवे को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। गुज़श्ता हुकूमत में जब ट्रेन हादसा हुआ करते थे तो आज के वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ा बेदरेग होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे और मीडिया के सामने आकर कहा करते थे कि मिनिस्टर रेलवे को रिजाइन कर देना चाहिए। वज़ीर रेलवे को कहीं पर भी दुनिया में अगर हादसा पेश आता है तो मुतल्लिका मिनिस्ट्री सबसे पहले रिजाइन करती है। और जब ये सवाल कल
मौजूदा वजीर रेलवे से पूछा गया कि क्या आप रिजाइन करेंगे, तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि मेरे रिजाइन करने से अगर जाबाहक लोग वापस आ जाते हैं तो मुझे कोई इक्तबा नहीं होगा कि मैं रिजाइन कर दूं। और आप देखें कि ये एक डिफरेंस है सर, आपके रेजिग्नेशन से कोई वापस नहीं आएगा, ना ही हादसा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन एहसास जिम्मेदारी जरूर आएगा। लोगों को ये जरूर एहसास होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप गफलत जिसकी भी है, आप पिछली हुकूमतों पर डालते रहे सब कुछ, मौजूदा जो शख्स है असल कंसर्न और रिस्पॉन्सिबल वही। बिल्कुल, शेख रशीद साहब से भी जब पूछा गया 2019 में कि आप क्या जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तब इनकार कर दिया था। तो बेसिकली बात फिर वही है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बड़ा ओपनली कह देते हैं कि जी वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ अब अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है, हम थोड़ी सी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर कल हादसा हुआ है डेरकी के करीब, डेरकी में, तो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या तमाम जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रैक है उसको दोबारा से ऑपरेशन, मंजर देख रहे हैं जो तसादुम हुआ ट्रेन का, और उसके बाद के मनाजिर भी हमने देखे कल। सिचुएशन इस वक्त क्या है? बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल हो चुका है। जी बिल्कुल, अभी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम बात करें तो सिंध के करीब ही डेरकी का ये इलाका है, रेती के मकाम पे सुबह जो है ये अफसोसनाक वाक़या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया था कि जहाँ पे दो मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकराए। उसके नतीजे में जो मुसाफिर जाँ बहक उनकी तादाद जो है 63 तक पहुँच चुकी है। डेड बॉडीज़ और जो ज़ख्मी हैं उनको इन बोगियों के से जो है निकालने का जो मरहला है वो इस वक्त जो इंतज़ाम है उसके मुताबिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी यहाँ से जो है एक खानेवाल से, उसके साथ साथ जो रोडी का रेलवे स्टेशन है वहाँ से जो है दो बड़ी रिलीफ क्रेनें मंगवाई गई हैं, और इस वक्त जो ट्रैक है उसको ऑपरेशनल करने के हवाले से, उसको बहाल करने के हवाले से जो सिलसिला इस वक्त जो है जारी है। कुछ इलाका में कुछ ऐनी शाहिदीन भी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर आए थे, सबसे पहले आपने क्या कुछ यहाँ पे देखा? सर जब आए थे बड़ा धमाका हुआ, 25:35 मिनट पर धमाका हुआ तो हम नींद में थे, नींद में उठे तो मैंने अपने बेटों को और पाड़े वालों को उठाया। जब इधर आए तो दहाड़ पीट थी, आदमी को पानी ले आओ। मैंने कूलर आदमी सारा पाड़े को उठाकर आदमी जो धक्की थे, जख्मी थे, उन्हों को मैंने अबोड़ो हॉस्पिटल में पहुंचाया। और जो बाहर पैसेंजर थे ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए हम, उन्हों को लेकर हमने जो मुकाम पर डेरकी अबोड़ो पहुंचाया, उन्हों को उधर पहुंचाया। इतने में जो है हमारी रेंजर्स और पाक आर्मी पहुंच गई। हमारा हौसला हो गया, हम हौसले से जो है काम करते, अभी तक काम कर रहे हैं। हम अभी तक काम कर रहे हैं। ये हमारे मुहिब वतन और जिम्मेदार शहरी हैं। कल भी हमने देखा कि जहाँ पे हमारे मुहिब वतन पाक आर्मी के जो जवान थे वो यहाँ पे जो है बढ़ चढ़कर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था उसमें हिस्सा ले रहे थे। और इसके साथ साथ जो फिजाई जो एम्बुलेंस होती है पाक आर्मी की, वो भी यहाँ पे पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है उनकी मदद से तेज़ किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे DG रेंजर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका यहाँ पे तफसीली विजिट किया, और इसके साथ साथ जो मुतल्लिक़ अफसरान थे उनसे ब्रीफिंग्स भी ली। रेंजर्स के जो हमारे जवान हैं कल से यहाँ पे जो है तैनात हैं, और अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फ़राइज़ देने में जो है यहाँ पे मसरूफ़ है। इसके साथ साथ जो रेंजर्स हैं और इसके साथ साथ जो सिंध पुलिस है, जो महकमा रेलवे के जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, और इसके साथ साथ जो फ़लाई तंजीमों के जो रहनुमा है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त जो डेड बॉडीज़ थी उनको निकालने का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है, और जो ट्रैक्स हैं उनको बहाल किया जा रहा है। जो रेलवे की जो इंतज़ाम है उनके मुताबिक इन ट्रैक्स को बहाल करने में मज़ीद जो है 3 से 4 घंटे जो है वक्त दरकार है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस ट्रैक को जो जल्द से जल्द जो है बहाल किया जाए, क्योंकि मुल्क भर के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो रुकी हुई हैं, और जो मुसाफिर हैं उनको जो है कई घंटे जो है वो इंतज़ार से जो है परेशान है। इसके साथ साथ हमने देखा कि हमारी जो बाशऊर और जो मुहिब वतन शहरी हैं जो यहाँ के इलाका मकीन थे, क्योंकि जैसे आज आप देख सकते हैं मेरे फेस पे इस वक्त पसीना है, सुबह के वक्त भी, क्योंकि सूरज कल भी जो है सवा नेज़े पर था, और इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि कोई 30 घंटे जो है गुजरने वाले हैं, और अभी तक जो है जो ऑपरेशन है वो जारी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान थे, जो एहलकार थे, वो हिस्सा ले रहे थे, उनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और जो लोग ट्रेन की इस तरह की बोगियों में आप देख सकते हैं खौफनाक ये मनाजिर हैं, इनके हुए थे, उनको भी प्यास लगी हुई थी, भूखे थे। उस हवाले से जो है यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में खाना लेकर पहुँचे, मशरूबात लेकर पहुँचे,
पहुंचे, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर पहुंचे, इनकी मदद की और तब जाके जो रेस्क्यू ऑपरेशन था डेड बॉडीज को निकालने के हवाले से जो है मुकम्मल हुआ। दिल दहला देने वाली एक चीज़ है, अगर एक कोई पत्थर दिल भी होता है तो वो भी पिघल जाता है। कल हमने ये भी देखा कि ज़िला विहाड़ी का जो 35 साल का हजूर खान एक शहरी था, वो हमसे मिला और उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है कराची से जो है मुसाफिर ट्रेन में अपनी फैमिली को बिठाया, जिसमें उनकी बीवी थी, 65 साल उनके मामू थे और 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चियां थी और 1 बच्चा था। उनका ये कहना था कि इस हादसे में जो है उनके जो 65 साल मामू थे, उनकी बीवी थी और इसके साथ उनकी 5 साल की बच्ची थी, ये तीनों जो है इसमें इंतकाल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी 12 साल की बच्ची है वो इस वक्त जो है शेख ज़ैद हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में जो है इस वक्त दाखिल की गई है, क्योंकि उसकी जो टांगे थी वो शदीद जख्मी हो गई हैं और उसकी दर्द और उसकी तकलीफ़ों को देखकर जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके साथ उनका ये कहना था कि उनका 6 साल का एक बच्चा है, जिसकी वीडियो भी हमने देखी कि वो बच्चे जो थे उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी ज़िंदगी की ये आखिरी वीडियो होगी। कुछ ही लम्हे कबल जो है उन्होंने ये वीडियो बनाई थी और उसमें जो बच्चा था उसकी जो डेड बॉडी थी वो ताहाल नहीं मिली। और उनका ये कहना था कि अभी तक जो मेरे फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, 3 अफराद हैं, उनको मैं दफना भी नहीं सका, क्योंकि अभी तक मैं अपने बच्चे के जो है लापता है उसकी भी तलाश का सिलसिला जारी रखे हुआ हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि दिल दहला देने वाले मनाजर, और उस वक्त क़यामत बर्पा थी, सूरत सवानेज़े पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी थी, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन जिन लोगों ने सियासत करनी थी उन्होंने की और कल भी इस हादसे में बरी उज़्ज़िमा करार देते रहे अपने आप को और इल्ज़ाम जो है वो किसी दूसरे पर, मैं ये नहीं कहूँगी पिछली हुकूमतों पर, बट एक दूसरे पर लगाते हैं। और इसके साथ साथ आज हम मज़ीद बात करेंगे इस इशू के ऊपर। नाज़िया जमीन साहबा भी हमारे साथ होंगी कि क्या अब तक हुआ है, क्या इमदाद दी जाएगी, क्या इंक्वायरी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया कनाडा में, जहां पर एक ड्राइवर ने ट्रक के जरिए पाकिस्तानी खानदान को कुचल दिया और उस खानदान के 4 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक मर्द, 2 ख़वातीन और एक बच्ची शामिल है, जबकि एक बच्चा अभी भी ज़ख्मी है। और ये इस्लामोफोबिया का वाक़या है जी। इसके ऊपर आप ट्विटर पर जाइए तो आप देख सकते हैं कि पहले चारों ट्रेंड्स जो हैं वो इस वक्त इसी हवाले से, इस्लामोफोबिया, ओंटारियो अटैक, फिर इसके अलावा कनाडा में जो हुआ और फिर मुस्लिम लाइफ मैटर। तो ये मामला है और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इस पर वज़ीर आज़म कनाडा के जो हैं वो भी बोल रहे हैं, तो ये बड़ी इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या कनाडा में पेश आया और एक मुस्लिम फैमिली को कुचल दिया एक ट्रक ड्राइवर ने, एक दहशतगर्द ने, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, ये वाक़या आपके सामने आ चुका है। हम बारहा मुख्तलिफ फोरम्स पर ये कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया का ट्रेंड जो है वो वेस्ट में बढ़ रहा है, हेट क्राइम बढ़ रहा है। हमने देखा कि ये एक अफसोसनाक ट्रैजिक वाक़या हुआ एक फैमिली के साथ, जो प्रोफेशनल फैमिली है, पुरअमन लोग, सादा लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पिछले 10 साल से वहाँ सेटल थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ उनको रौंदा गया उनकी मजहबी एफिलिएशन को सामने रखते हुए। ये जुल्म है, ये दहशतगर्दी है, ये हेट क्राइम है और इसको बिल फॉर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ वजीर आजम कनाडा से, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से, वो बहुत सुलझे हुए, बहुत इनलाइटेंड और प्रोग्रेसिव शख्सियत है कि वो इस वाक़े को एक मिसाल बनाएंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल बनाई थी, क्राइस्ट चर्च की ट्रेजेडी को उन्होंने हील करने के लिए इस्तेमाल किया, न कि हेट क्राइम को उन्होंने वहां उभरने का मौका दिया। ये इम्तहान है, मुझे उम्मीद है कि वो इस इम्तहान में सुरखरू होंगे। जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है, मेरी तफसीली बात हुई है, हमारे जो टोरंटो में काउंसल जनरल हैं उनका फैमिली से राब्ता हुआ है, उनके रिश्तेदारों से राब्ता हुआ है। वो इस वक्त एक सहमे हुए हैं, गम में निढाल हैं और एक खौफ तारी है। वो मीडिया से भी इस वक्त बात नहीं करना चाहते और उसमें भी वजन है, क्योंकि अभी
ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सामने आनी है। सही। लेकिन जो ट्रैजिक बात है वो ये है कि जो बॉडीज मिली है, एक तो वाकया है इतवार की रात का 8 बजे, और इतला मिलती है फैमिली को 12 घंटे बाद बरोज पीर सुबह 8 बजे के करीब। बहुत बड़ा वक्फा है अंदर, और बहुत सी चीजें हैं उस पर कुछ कहना कबल वक्त है। ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी फैमिली कर रही है। हमारा उनसे राब्ता है, हाई कमिश्नर का राब्ता है, जनरल का राब्ता है। हमने हमा किस्म की इमदाद और हमदर्दी, और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट को बिल फॉर इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ऐसे अनासर को जो माशरे को तकसीम करते हैं मजहबी बुनियादों पर, और जो टेररिज्म को, ये टेररिज्म का वाकया है जी। इंसानी हकूक की बात करने वाले और इंसानी हकूक के अलंबरदार जो इंटरफेथ हामिनी की बात करती हैं, मैं समझता हूँ सब मज़ाहिब को इसकी आज मुसम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान भी इसके लिए आवाज़ हमेशा उठाता रहा है। आपने कहा है कि काउंसिल जनरल्स और हाई कमीशन जो है इस वक्त राब्ते में है फैमिली से। आपने कोई ऐसा प्लान बनाया कि वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को भी इस हवाले से ख़त लिखा जाए या कोई बात की जाए उनसे, ताकि इस मामले को? मैंने अभी अपील कर रहा हूँ, मैंने अपील की है वज़ीर मीडिया कि वो बहुत बड़ा पन होगा, उनकी मसरूफियात का मुझे नहीं है, मसरूफ आदमी है, वज़ीर-ए-आज़म है, बहुत बड़ा हौसला होगा अगर वो वहां पहुंच जाते हैं, उनको दिलासा देने, उनके जख्मों पे मरहम रख दें। मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूं, बिल्कुल मैं कैनेडियन हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में है, मैं उनसे भी रिजू करूंगा, मैं उनसे भी बात करूंगा, और मेरा वहाँ हाई कमीशन में राब्ता भी है। बिल्कुल सही। कुरैशी साहब, आपने कहा कि ये एक हेट क्राइम है, दहशत गर्दी है, बट दैट्स फॉर देम टू रियलाइज एज वेल। वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह से इस्लामोफोबिया के ऊपर इस तरह के क्राइम्स पेश आ रहे हैं, हम पाकिस्तान जी आप देखें कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है। ये जो छुरियां, जो छुरी रीसेंट लंदन इंसिडेंट, जो लोगों को नाइफ करते हैं, वो क्या है, वो क्या है, जरा सोचिए तो सही ना। मैं भी वहां रहा हूँ, मैंने 4 साल वहां गुजारे हैं, मैंने वहां तालीम हासिल की है। ये चीजें तब ऐसी, ये शक्ल नहीं थी जो आज हो गई है। ये बड़ी फिक्रमंद चीज है, और अगर इसका तदारुक न किया गया तो जरा मिलियन, 65 मिलियन मुसलमान बसता है यूरोप में, 65 मिलियन, हजारों मिलियन बसते हैं अमेरिका में, कनाडा में। ये रुझान किस तरफ जा रहा है, इसका तदारुक किसने करना है, ये आज सोचने की बात है। बिल्कुल सही। कुरैशी साहब आपने कहा कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यूएन और हर फोरम पर इस बारे में बात कर चुके हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से। आपने भी इंटरनेशनली इस फोरम पर बहुत बात की है। आपको क्या लगता है कि दुनिया क्या समझ पा रही है कि इस्लामोफोबिया और टेररिज्म ही से इसको लिंक किया जाए, बजाय कि ये सिर्फ कहा जाए कि किसी इंडिविजुअल की गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, जैसे कि वेस्टर्न ममालिक में कहा जाता है ऐसे वाक़यात के बाद? देखिए, बिलअमूम तो हमें ये एतराफ़ करना होगा कि उन माशरों में बहुत अच्छे लोग बसते हैं, उनमें इंसानियत मौजूद है, और वो सही कॉजेस पे खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा जब फलस्तीनियों पर बमबारी हो रही थी तो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में मुसलमानों से हटकर ईसाइयों ने भी साथ दिया था। मुझे यकीन है कि कनाडा जैसे माशरे में बहुत से लोग होंगे जो मुसलमान नहीं है लेकिन इंसान है, और इंसानियत की बुनियादों पर इस फैमिली का साथ देगी, मुझे यकीन है। और मैं उन फैमिली से अपील कर रहा हूँ, मैं हर बाशऊर कैनेडियन से अपील कर रहा हूँ कि ये एक इम्तहान है, दिस इज ए नेशनल चैलेंज जिसपे उन्होंने ओहदा बरा होना है, और इससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है सोसाइटी में वो शेक हुआ है, उसको बहाल करना उनके फराइज में शामिल है। पाकिस्तान बारहा ये कहता आया है, मैं आपको अर्ज करूं, नियामी में इस्लामोफोबिया पर हम एक करारदाद देकर गए, OIC के इजलास में मुत्तफिका करारदाद वहां से पास करवाई। न्यूयॉर्क में
हमारे जो सफीर हैं अपना एम्बेसडर मुनीर अकरम, वो उसके लिए जस्तजू कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं कि मिलकर आइए इस हेट क्राइम के खिलाफ हमें कॉम्बैट करना है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ये जो आवाज है इस पर दुनिया तवज्जो देगी। ठीक, बिल्कुल सही। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ मौजूद थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट करना होगा हमें हर प्लेटफॉर्म पर कि इस्लामोफोबिया जो है वो वेस्ट में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसको एज इंडिविजुअल ट्रीट करने के बजाय रियलाइज़ किया जाए फोबिया है, रियलाइज़ किया जाए कि ये टेररिज्म है, और फिर इस्लाम एक पीस का मजहब है। ये 65 मिलियन लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं ये वो साबित कर रहे हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट जो हेट है उसके लिए पाकिस्तान हमेशा स्टैंड। और इसके साथ साथ इस इशू पर भी बात करनी चाहिए कि ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल का, अक्सर ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जी ये मामला किसी इंडिविजुअल का था तो फिर ये इस्लामोफोबिया है, टेररिज्म है, इसको इसी तरह लेके आना चाहिए। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक बार फिर हम बात करेंगे ट्रेन हादसे की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त डिस्कस करना, और ये भी देखना कि आखिर अब इस वक्त सिचुएशन है क्या और इसको कैसे डील किया जाए। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर इन्वेस्टिगेशन इस तरह के सानेहात की भी बहुत मैटर करती है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे नाजिया जबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब तक की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा किस तरह से पेश आया, रेलवे हुकाम की स्टेटमेंट क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक हादसे की वजूहात का ताल्लुक है तो इसके बारे में अभी तक फ़ाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आई तो उस वक्त तक कुछ भी कहना उसके बारे में कबल अज़ वक्त है। मिनिस्टर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और CEO निसार मेमन साहब सब मौका पर हादसा पर मौजूद हैं, और पूरी रात ये ऑपरेशन रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा है, और रेलवे के जितने भी अफसरान और अमला पूरी रात इस की निगरानी करता रहा है। और अब उसको कोचेज़ को हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और ट्रैक की बहाली का काम जारी है, और जो ही ये बहाल होगा और उसके बाद वो ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी जाएगी। ठीक है, आपने जैसे कहा कि अभी जी नाजिया साहिबा, आपने जैसे कहा है कि ट्रैक बहाल जल्द कर दिया जाएगा, मलबा भी हटाया जा रहा है, तो ये बताइए कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी ट्रैक की बहाली मुकम्मल होना, फिर जो उसकी वजह से ट्रेन शेड्यूल मुतासर हुए हैं, फिर ये भी बात की जा रही है कि अप और डाउन ट्रैक दोनों ही जो है इस हालत में शायद नहीं है कि वहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाए, इस हवाले से कि सिक्योर्ड है वहाँ पर ट्रेन का सफ़र करना। जी, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्रॉब्ली 2 से 3 घंटे में ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नाज़िर साहिबा ये कहिएगा कि 4 दिन पहले कहा जा रहा है कि एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें इस ट्रैक की खस्ता हाली का जिक्र हुआ था, और बार बार रेलवे की तरफ से भी ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कल वज़ीर रेलवे ने भी कहा कि रेलवे के हुकाम हादसे के जिम्मेदार हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? ट्रैक खराब था, खस्ता हाल था, क्यों नहीं बंद कर दिया गया इसको जब तक उसकी मुरम्मत नहीं होती? मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगी कि ML1 क्यों नहीं मुकम्मल हुआ था, ट्रैक बहाल क्यों नहीं हुआ था, लेकिन ये तो रेलवे के हाथ में था ना कि ट्रैक को बंद कर दिया जाता। घोटकी में पहले ही बहुत से वाकयात पेश आए हैं रेलवे की हिस्ट्री में। देखें जी, रेलवे पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की गई जिसमें ट्रैक के बारे में कोई कहा गया हो कि उसकी खस्ता हाली या उसके पुराने होने की। पुराना तो डेफिनेटली आप सबको ही पता है वो है, लेकिन इस हादसे को उसके साथ मेरे ख्याल में अभी रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती और उसकी रीज़न मालूम नहीं हो जाती। मैडम, DS रेलवे सखर ने कल ये वाज़े तौर पर कहा कि वो इस ट्रैक पर ट्रेनों को नहीं चला सकते। सखर डिवीजन का ट्रैक बहुत खतरनाक है, कल वज़ीर रेलवे ने ये कहा। जी, ये लेकिन पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने इशू नहीं की। सही, तो बेसिकली आपके मुताबिक अभी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद आपके मुताबिक ट्रैक ठीक था मैडम? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ठीक था, लेकिन ये कि हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था कि वो खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस की। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक हम, यानी मैं खुद से तो नहीं कह सकती कि ट्रैक की वजह से ये हादसा हुआ। सही। नाजिया साहिबा, हम उम्मीद करते हैं ट्रैक के हवाले से और इसके साथ साथ हादसे की रिपोर्ट जल्द आ जाए, लेकिन एक जाते जाते अगर आप बता दें कि जो इमदाद के हवाले से कल खबरें आ रही थी कि 15 लाख रुपया रखा गया है जो उनकी फैमिलीज़ के लिए जो कि डिसीज़्ड हैं, उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है, और फिर बाकी जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी कुछ ऐलान किया गया?
जी जी बिल्कुल। जो लोग जिनकी जो जाम बहक हुए हैं उनके लिए हमने 15 लाख रुपए, और जो ज़ख्मी हैं उनकी इंजरीज पे डिपेंड करता है, उनको 50,000 से 3 लाख रुपए के दरमियान उनको पे किया जाएगा। बिल्कुल सही। नाज़िर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सी चीज़ें कथ होती हैं कहना, लेकिन बहुत सी चीज़ें प्रीएम्प्ट तौर पर जो है वो आप उसको देख लेते हैं। ट्रैक खस्ता हाल, बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने जिक्र भी किया, मिनिस्टर साहब ने कहा, डीएस सखर ने कहा कि ट्रैक खस्ता हाल था, लेकिन चलिए अब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद ही बात की जाएगी कि किस तरह इसको टैकल करना है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस टैलेंट की जिसकी मोतरफ पूरी दुनिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जब वो काम करते हैं तो फिर नाम जो है वो रोशन तो माशाल्लाह हो ही जाता है। और अगर हम बात करें फिल्म मेकिंग की तो फिर सनफी मुसावात के आलमी अवार्ड में पाकिस्तानी फिल्म साज के नाम शहजाद हमीद के कई बैनुल अक़वामी अवार्ड अब तक हो चुके हैं। 34 साल हैं शहजाद हमीद, जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और बड़े डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट थीम्स के ऊपर ये टॉपिक बनाते हैं। और शहजाद हमीद का नाम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अवार्ड में भी शामिल किया गया, और दर्जनों, जैसे अबूज़र ने कहा कि उनके हिस्से में इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं और काम उनका जारी व सारी है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकर शहजाद हमीद अहमद। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। कंग्रेचुलेशंस टू यू, इट्स अ ह्यूज ऑनर इतने सारे इंटरनेशनली जीतने के लिए, और फिर उसके बाद जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो आपकी हर डॉक्यूमेंट्री में नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और पाकिस्तानियों से इंट्रोड्यूस करने के लिए। डॉक्यूमेंट्रीज एक बहुत मुश्किल आर्ट फॉर्म है, इसमें बहुत सारे महीने लग जाते हैं रिसर्च में, फिल्मिंग में, और फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में, जिस तरह फिल्म है, और फिर जो ग्लोबली ट्रैवल करना उसके लिए तो काफ़ी मेहनत लगती है एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में, और उसके ऊपर फिर अवार्ड जीतना और भी मुश्किल काम होता है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अवार्ड जीतना वाकई, क्योंकि कंपटीशन होता है और पूरी दुनिया उसमें compete कर रही होती है। तो कुछ बताइएगा अपनी रीसेंट डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में जिसमें आपने अवार्ड्स भी हासिल किए, खासकर कसूर, लॉस्ट चिल्ड्रन और फ्लाइट ऑफ द फैल्कन के बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि ये रीसेंट है, बड़े ज़बरदस्त इसकी जो है पजीराई हुई है पूरी दुनिया में। जी, फ्लाइट ऑफ द फैल्कन्स और कसूर लॉस्ट चिल्ड्रन, ये दोनों लाहौर के एरियाज में फिल्म हुई थी 2015 में, 2016 में। और ये जो कसूर का जो सानिया था बच्चों के साथ जो जाति का, उसके ऊपर मबनी थी फिल्म, और हमने 6 to 8 months हमने लगाए थे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए। और जो फ्लाइट ऑफ द फैल्कन्स थी वो एक डॉक्यूमेंट्री थी गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, जिसमें हम एक स्कूल टीचर और उनकी बच्चियों के ऊपर हमने उनको फॉलो किया था कुछ अरसे के लिए। और फिर ये है कि उसको दुनिया में बहुत सारे अवार्ड्स मिले और रिकग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, मलाला यूसुफजई की तरफ से भी। और जो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान हिमालयन मेल्टडाउन है वो जापान में उसने जीता अवार्ड, और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियन कोल कमांडर जो है, उसने जर्मनी में अवार्ड जीता। और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस था उनको इन डॉक्यूमेंट्रीज का। तो बहुत सारे अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं रिसेंटली। अच्छा, आपकी एक डॉक्यूमेंट्री एनिमी विदिन, और उसमें गॉट अक्रॉस द क्रॉसफायर, वो जो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री थी, और उसमें आपने किस तरह से ना सिर्फ फोर्सेस का रहन सहन और वहाँ पे रहना, और फिर फैमिलीज़ और लोगों को, ये पूरी चीज़ें बड़ी थ्रिलिंग होती हैं, लेकिन अपनी आंख से देखकर ऑब्जर्व करना और कैमरे की आंख से उसको दिखा देना और लोगों को भी वो महसूस कराना, दिस इज़ रियल आर्ट आई थिंक। बहुत मुश्किल, मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी की जो सबसे मुश्किल डॉक्यूमेंट्री जिसका आपने मेंशन किया, कॉट इन द क्रॉसफायर, ये अफगानिस्तान के ऊपर फिल्म है। और वहाँ पे जो लोग, आम लोग जो फंसे हुए हैं तालिबान और अफगान और अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान जंग के अंदर, उसके ऊपर फोकस थी। और मैंने 15 दिन लगाए वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे साथ सिक्योरिटी पूरी मौजूद थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर हमने ट्रैवल किया। और पहले ही दिन हमने जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ मेरे होटल के साथ ही। अच्छा। और मेरी किस्मत ये थी कि मैंने उस वक्त फैसला ये लिया कि मैं बॉम्ब साइट पे नहीं जाऊंगा, मैं अस्पताल जाऊंगा, वहाँ पे फिल्मिंग करूंगा। और जब मैं अस्पताल पहुंचा तो जहाँ पे पहला बम धमाका हुआ था, वहाँ पे जितने भी मीडिया पहुंचा था वहाँ पे एक सेकंड बम ब्लास्ट होता है, और तमाम मीडिया जो वहाँ पे मौजूद थे वो सब मर गए। तो अगर मैंने वो फैसला लिया होता कि अगर मैं भी वहाँ जाता तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता।
तो ये जो वाकया था ये पूरा फिल्म हुआ और मैं उस डॉक्यूमेंट्री का पहला कैरेक्टर बन गया, जिसमें मैं, आप देख सकती हैं डॉक्यूमेंट्री में, जी जी। और किस तरह मैंने अपनी और मेरे क्रू की जान बचाई। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था कि सहाफियों को मरते हुए देखना और उनके ऊपर फिर डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू करना। तो ये इसका हमें, मुझे जो है वो भी रिसेंटली इस पे अवार्ड मिला है। डेफिनेटली जी, बड़ा मुश्किल काम है जो कि आपने किया है और आपने अपने खुद एक्सपीरियंस भी किया है सब कुछ, और सबसे बड़ी बात बैकआउट नहीं किया। बिल्कुल बैकआउट भी नहीं किया। इस चीज में घबरा भी तो शहजाद जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में फिल्मिंग की है, इसके अलावा मैं पढ़ रहा था आपने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, फिलीपींस, अफगानिस्तान, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका में भी आपने शूटिंग्स की हैं। तो क्या डिफरेंस देखा है आपने पाकिस्तान में जो इस वक्त मयार है डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का या फिर फैसिलिटीज़ का, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस, और बाकी दुनिया में अगर थोड़ा कंपैरिजन करें आप फिल्म मेकिंग के हवाले से? देखिए, मैं तो अपनी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मैंने ब्राज़ील भी मैं वहाँ से होके आया हूँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहाँ पे फिल्मिंग की है, ऑस्ट्रेलिया में की है और ऑलमोस्ट हर जगह की है। लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट ये है कि जो स्टोरीज हैं हमारे पास, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एक बड़ा एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म है, उसके लिए फंडिंग बड़ी चाहिए होती है। पोस्ट प्रोडक्शन में सिंगापुर में करता हूँ, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं सिर्फ कलर ग्रेडिंग के ऊपर। तो उस तरह की फंडिंग नहीं है पाकिस्तान में। और आई गेस हमारा जो मीडिया है उसका फोकस ज्यादातर टॉक शोज के ऊपर ज्यादा होता है, लॉन्ग फॉर्मेट, शायद हमारा वो नेशनल एटीट्यूड नहीं है कि हम लॉन्ग फॉर्मेट को देखें या पसंद करें, और इतना वो पेशेंस नहीं है। एक पेशेंस वाला काम है, इसमें टाइम लगता है बनाने में भी और देखने में भी टाइम लगता है। तो आई गेस आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक मेरी डॉक्यूमेंट्रीज या बाकी जो पाकिस्तान में कुछ लोग बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलर होगा और वक्त लगेगा थोड़ा बहुत। लेकिन आई होप कि भी पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं पाकिस्तान की क्लाइमेट के ऊपर और जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो आई होप कि इस पे थोड़ा बहुत बजट एलोकेट लोग शुरू करेंगे, मीडिया ग्रुप्स भी इस पे थोड़ा अटेंशन पे करेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो एक न्यूज जो है वो आपको एक समरी देती है, डॉक्यूमेंट्री आपको एक रियल पिक्चर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शहजाद, इसमें ऐसे भी होता है कि जब वेस्टर्न मीडिया का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर ये मीडियम बड़ा पॉपुलर है, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बहुत पसंद की जाती हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, कुछ डेकेड्स लग जाते हैं पाकिस्तान में वो ट्रेंड आने में। तो आपने सही कहा कि आने वाले वक्तों में शायद ये ट्रेंड यहाँ पर देखा जाए, ज़्यादा है तो भी मौजूद, और आप जैसे लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन तो कर ही रहे हैं। शहजाद, अभी आजकल आप किस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं? कौन सी ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं और हमें देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? अभी मैं एक 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। फिल्मिंग जो है वो इंडिया में होगी, इंडोनेशिया में होगी और श्रीलंका में होगी। और ये 3 पार्ट डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस के ऊपर है। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व के ऊपर, श्रीलंका के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट नेशनलिज्म के ऊपर, और इंडोनेशिया में जो इस्लामिक नेशनलिज्म है। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर काफ़ी रिसर्च अभी हो रही है और क्रूज के साथ डिस्कशंस हो रही है जो लोकल क्रूज में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो अक्टूबर में रिलीज होगी सिंगापुर के ब्रॉडकास्टर के साथ, और होपफुली आपके साथ भी ये लिंक शेयर करेंगे। जबरदस्त शहजाद, बड़े अच्छे आपके प्लान्स हैं और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह कामयाब भी होते हैं जैसे आप ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान के लिए मजीद क्या करना चाहते हैं? कोई फिल्म अकेडमी बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, या फिर कुछ इस तरह से ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर में भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें? देखिए, मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो मुझे मैसेजेस भेजते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। मैं उनके साथ हमेशा राब्ते में रहता हूँ और उनको एडवाइस करता हूँ। अभी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं शुरू किया, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ, और वहाँ बहुत सारे मीडिया स्कूल्स लॉन्च हो चुके हैं, तो उनके साथ मैं एफिलिएट होकर थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। जबरदस्त जी, गुड लक शहजाद फॉर योर फ्यूचर जो आप डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, एंड फॉर दिस फ्यूचर जहां पाकिस्तानी को साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग के हवाले से हो या टीचिंग के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना जो है वो जहां पर बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रेशो है वो कुछ नीचे आ चुकी है और हम बात भी ग्रेजुअली कम हो रही हैं। अगर रिसेंटली हम 24 आवर्स की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना मजीद 53 जाने लग गया और एक दिन में मजीद 1383 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं और 3% से शरह कम होकर 2.94 पर आ गई है। बड़ा पॉजिटिव बिल्कुल, और इसका एक बड़ा क्रेडिट जो है वो वैक्सीनेशन को भी जाता है। जिस कदर तेज़ी से लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं और हमेशा अब अगर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी बायसनेस शो करते हैं, और मुझे इत्तफाक हुआ इस वीकेंड पर एक्सपो सेंटर जाने का लाहौर में, जहां पर जाकर मैंने वैक्सीन लगवाई और आप यकीन जानिए कि विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनीथिंग, इतना स्मूथली वो प्रोसीजर आगे बढ़ रहा था कि मुझे खुशी हो रही थी कि हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट भी अच्छे काम कर सकती है। एंड नो डाउट गवर्नमेंट का ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। उसकी एग्जीक्यूशन उस पूरे प्लान की इंतजामिया को जाती है जो लाहौर को केटर कर रहे हैं, और उसमें जो लीडर हैं लाहौर इंतजामिया की टीम के, कमिश्नर लाहौर, उनको क्रेडिट जाता है डेफिनेटली। और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब। और मैं सिर्फ थैंक यू आपको इसलिए पर्सनली भी कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं वहां पर गई, मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि विदाउट एनी फ्लॉ, विदाउट एनी डिले, बहुत स्मूथली प्रोसीजर आगे बढ़ रहा था। और सर आपकी लीडरशिप में जब से कोविड आया, एज सेक्रेटरी हेल्थ और एज कमिश्नर लाहौर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई हैं। सो अ बिग थैंक यू टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया सीमल, थैंक यू वेरी मच। यही वो फीडबैक है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इजहार किया इसका, थैंक यू फॉर दैट। आमतौर पे लोग इजहार भी नहीं करते। मैं आपको बताऊं, हमने जब ये एक्सपो सेंटर बनाया था तो उस वक्त हमारा टारगेट भी यही था कि हम एक ऐसी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करें जहां पर हम अपने वालिदैन को भेज सकें। आप याद करें जब हमने स्टार्ट की थी वैक्सीनेशन तो अपने बुजुर्गों से की थी। तो जो रिस्पेक्ट मैं अपनी वालदा के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ, अपने वालिद के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ, वो रिस्पेक्ट हमने वहाँ पर लोगों को देनी थी, जिसकी वजह से हमने ये वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी थी या कामयाब करानी थी। आपने देखा जब हमने वो अचीव किया तो आपको वहाँ बड़े से बड़ा शख्स नजर आया और तारीफें करता हुआ नजर आया। यहाँ तक लोगों ने कहा कि दुनिया में भी इस तरह के सेंटर्स नहीं है। और ऑब्वियसली ये तभी मुमकिन था जब आप इस तरह का निज़ाम बनाएं कि आपको बगैर किसी टेलीफोन के, बगैर किसी सिफारिश के वहाँ जाना पड़े। वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है इस पूरी की पूरी कोविड की लड़ाई में, बल्कि इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट अमल है। तो अगर हम इसको हैसल फ्री नहीं बनाएंगे, इसको इतना स्मूथ नहीं बनाएंगे, तो लोग फोर्थकमिंग नहीं होंगे ये काम करने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ज़्यादा तादाद में सेंटर्स बनाने हैं, बल्कि सेंटर्स पे माहौल ऐसा देना है कि जो शख्स अपना टाइम निकाल के उस दिन पर्टिकुलरली आता है वैक्सीन करवाने के लिए, वो कम से कम ये सोच के जाए कि आज मैंने एक मीनिंगफुल दिन गुजारा है और मेरा दिन ज़ाया नहीं हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ है, वैक्सीनेशन भी करवाई है और कोई तकलीफ भी नहीं हुई। ऑब्वियसली यही टारगेट है और जब जैसे जैसे ये टारगेट अचीव होता है हमें खुशी होती है। हमारे वहाँ लोग जो है वो बड़ी मेहनत के साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। ऑब्वियसली हमें ये जो अच्छी चीज़ है इसको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है ताकि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले वैक्सीनेशन में। अगर आप याद करें जब हमने ये एक्सपो सेंटर स्टार्ट किया था, शुरू में बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। हमारे इवन जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे जी चाइना की वैक्सीन है, हमने नहीं लगवानी, तो ये जी पता नहीं ये अच्छी नहीं है शायद, और बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस थी। लेकिन जब लोगों ने एक्सपो सेंटर का माहौल देखा, जब लोगों ने देखा ये इतना ज़बरदस्त सेंटर चल रहा है, लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट से, गवर्नमेंट की जो पब्लिसिटी थी वो इतना मैटर नहीं कर रही थी, हालांकि अवेयरनेस फैला रहे थे, लेकिन लोगों ने खुद जाके जो मैसेजेस किए ट्विटर अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि एक अच्छा सेंटर बना हुआ है, तो तीसरे चौथे दिन गेट क्रैश हो गए। इतना रश हुआ कि हमारे वर्ड ऑफ माउथ था सर, ये वर्ड ऑफ माउथ था, लोग बता रहे थे एक दूसरे को और वही चीज मैटर कर रही थी। ऑब्वियसली एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो हवा का अच्छा झोंका है ये आता रहने दें लोगों को, ताकि जल्द से जल्द हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें और इस कोविड वाली सूरत हाल से बाहर निकलें। बिल्कुल सही कैप्टन साहब, जैसे आपने कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को जो है वो पूरा करना है और डेफिनेटली टारगेट्स जो बनाए आपने उस पर काम हो रहा है। तो ये बताएं कि लाहौर में चूँकि एक्सपो सेंटर की तो बहुत तारीफ़ें हो रही हैं और पहले दिन से जब से ये बना है तो ये बड़ा अच्छा स्मूथली चल रहा है, बाकी क्या प्लान्स हैं लाहौर में, और इसके अलावा जो आपकी डोमेन में कितने इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिस्पांस कैसा है ओवरऑल?
देखिए इस वक्त इंटरेस्टिंगली विद इन अ स्पैन ऑफ नियरली 3 months हमने अब नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है लाहौर के अंदर 51 कर दिए। कल हमने 2 नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए रोजाना की बुनियाद के ऊपर, बल्कि कल इनफैक्ट 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स बने। तो रोजाना की बुनियाद पे 2-3 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बन रहे होते हैं। दी आइडिया इज कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के करीब जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए आपको पता है कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है कि हमने किस तरह की जगह होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों की एंट्री एग्जिट कैसी होगी, रश ना हो, क्योंकि जब हम सेंटर बना रहे होते हैं उस वक्त ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, क्योंकि ये हम कंट्रोल नहीं करते कि कौन कितने बजे वैक्सीनेशन सेंटर में आएगा। हम सिर्फ डेट कंट्रोल करते हैं, हम उस दिन के ऊपर पर्टिकुलरली जो टाइम होता है वो कंट्रोल नहीं करते। तो इसलिए जब भी कोई सेंटर बनाया जाता है तो उसमें ये चीज़ ज़हन में रखी जाती है कि हमने ऑब्वियसली कोविड की SOPs पर भी अमल दरामद करना है, तो कहीं रश ना हो और क्राउडिंग ना फॉलो हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसलिए ये तमाम जो जितने भी सेंटर्स बन रहे हैं ये ऑब्वियसली इस कंसिडरेशन के बाद बन रहे हैं कि हमारे पास अच्छी जगह हो। जहां जहां हमें जगह मिलती जा रही है वहां वहां हम रोजाना की बुनियाद पर सेंटर्स ऐड करते जा रहे हैं। 51 का नंबर हो गया। हमारा टारगेट जो है वो इवेंचुअली लाहौर में 80,000 लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने का है। अभी हम उस टारगेट से दूर है, लेकिन जैसे जैसे हम ये सेंटर्स की तादाद बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा लोगों के करीब जाएंगे उतना ज्यादा ऑब्वियसली इसका रुझान बढ़ेगा और लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवाएंगे। अब हमने सेक्टोरल वैक्सीनेशन भी शुरू कर दी है, यानी कि वो सेक्टर्स जो ज्यादा एक्सपोज्ड है सोसाइटी में, जो रोजाना बाहर निकलते हैं किसी न किसी काम की हवाले से, हम उनके डोर स्टेप पे जाके उनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कल हमने PITB में बनाया, कल हमने बेदिया में जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर बनाया। इसी तरह जितने हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पर हम अपने सेंटर्स बना रहे हैं। अब हमने गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेंटर बना दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सेंटर बना दिया। ये सेक्टोरल सेंटर्स का ये मकसद है कि जो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको हम जाके उनके डोर स्टेप के ऊपर वैक्सीनेट करें, ताकि उनको कम से कम ये इशू ना हो कि जी आज मुझे छुट्टी लेके पर्टिकुलरली किसी जगह पे जाके वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। उनको ये बहाना भी ना हो, उनके अपने डोर स्टेप के ऊपर उनको ये वैक्सीनेशन की सर्विस अवेलेबल हो। तो ये इंडेवर है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को कम से कम वक्त में वैक्सीनेट कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कमिश्नर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डोर स्टेप पर भी अवेयरनेस दी जाएगी और जो वहाँ आपका स्टाफ बैठा है वो भी अवेयरनेस दी जाएगी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपको ये वैक्सीन लगेगी, इतने दिन बाद दोबारा लगेगी, ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, आपने ये करना है। तो ये वो अवेयरनेस है जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर का एक नया कॉन्सेप्ट है और शायद किसी ने सोचा नहीं था उस तरह से। इसके बारे में बताइएगा कि ये जो निश्तर कॉम्प्लेक्स में फंक्शनल हुआ है इसका क्या पर्पस था और कैसे वहां पर लोगों को टैकल किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुई थी ना जी, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, यानी कि RHCs में और अस्पतालों में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों के लिए अपीलिंग बनाने के लिए हमने एक्सपो सेंटर चुना। इसी तरह हम जो डिफरेंट ये जो मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे थे उसका मकसद ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए। जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है इसका मकसद भी ये है कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें वैक्सीनेशन की तरफ। The idea is to create that kind of इंटरेस्ट फॉर पीपल के जी वो आए और अपनी गाड़ी में बैठे बैठे पूरे के पूरे प्रोसेस को इनिशिएट कर लें। और गर्मी अगर लेट से उनको फील होती है तो वो उन्हें गर्मी मतलब महसूस ना हो, गाड़ी में ही बैठे बैठे वो सारा प्रोसेस कर सकें। सो दी बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें चूंकि अच्छी जगह अवेलेबल थी वहाँ पर, इत्तेफाक से कज़ाफी स्टेडियम में आपको पता है कि वो इस तरह इतनी स्पेस अवेलेबल है कि आप गाड़ी में बैठे बैठे ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके सेंटर बनाया गया जस्ट टू मेक दिस एक्सरसाइज लुक and more interesting for people. कैप्टन साहब, डेफिनेटली बड़ा अच्छा आइडिया और एग्जीक्यूशन भी बड़ी उसकी ज़बरदस्त देख रहे हैं, लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं इसकी। इसके साथ एक और मामला जो कि डोर स्टेप के हवाले से ही लिंक करता है कि घरों तक भी वैक्सीन पहुंचाई गई उन लोगों को जो कि बुजुर्ग अफराद थे। पहली डोज हो गई, सेकंड डोज के हवाले से कुछ आ रहा है कि अभी वो कुछ डिले नज़र आ रहा है, कुछ लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं कि शायद उनको नहीं पहुँची है। तो इसको कैसे देखा जा रहा है? उन लोगों को भी जो कि ID कार्ड्स जिनके पास नहीं है उनको कैसे कैटर करें, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको कवर करना था गवर्नमेंट ने। देखिए, कुछ हिकअप्स रहे हैं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, हमें इसको एडमिट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा उसको कोप अप किया। एक 1033 इनकी हेल्पलाइन है, जो हेल्पलाइन पे किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर आप कमिश्नर लाहौर का अकाउंट है, DC लाहौर का अकाउंट है, वहाँ पर भी आप ये अगर अपनी कंप्लेंट्स देंगे तो हम उसको प्रॉम्प्टली जो है वो एड्रेस करवाएंगे। ऑब्वियसली जिसको फर्स्ट डोज घर पे लगी है वो उसको सेकंड डोज भी घर पर ही लगनी है। तो अब ये सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी उस तरह से बिल्ट इन शायद
लेकिन अगर लोग शिकायत करेंगे और अगर हमें बताएंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम उनकी जो सेकंड डोज है वो उस पर जो है वो प्रॉम्प्टली लगाई जाए। जहां तक आपने आईडी कार्ड्स की बात की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं पाकिस्तान में, तमाम लोगों को हमने वैक्सीनेट करना है और तमाम लोगों का जो प्लान है वो इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब खास तौर पे बड़े शहरों में आईडी कार्ड तकरीबन अब तमाम लोगों ने बनाया हुआ है, बल्कि अगर आप देखेंगे अब तो छोटे बच्चों ने भी स्मार्ट कार्ड्स के नाम पर अपने कार्ड बनवाए हुए होते हैं, बिकॉज उनको एग्जामिनेशन के लिए उनकी जरूरत होती है। सो आईडी कार्ड अगर किसी ने नहीं बनाया हुआ, मैं तो उसको कहूंगा, इनकरेज करूंगा कि इस बहाने से वो अपना आईडी कार्ड भी बनवा ले। पाकिस्तान में अब आईडी कार्ड जो है वो एक हफ्ते के अंदर बन जाता है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन साहब, लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है और आप फिर भी निभा रहे हैं। जैसे अभी हमारी स्क्रीन पर कुछ पैम्फलेट्स चल रहे थे जो एजुकेशन के हवाले से आपने बनाए, लोगों को खासतौर पर पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और किस तरह से वो उनकी रूटीन दोबारा सेट कर सकते हैं। वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। तो सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ वैक्सीन सेंटर्स या वैक्सीन के हवाले से नहीं है, अब पोलियो कैंपेन भी शुरू हो रही है। कैसे इतनी सारी चीजों को टैकल कर रही है हमारी इंतजामिया? पोलियो कैंपेन के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, बाकी सारी की सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, बाकी सब चीजें हम कर रहे हैं, पिछले साल भी किया है, अगले साल भी करेंगे। लेकिन देखें, पोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर प्रायोरिटाइज करना है ऑन अ पर्टिकुलर गिवन डे कि आज सारे के सारे कामों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तो पोलियो सबसे ऊपर आना चाहिए। पाकिस्तान इंसिडेंटली उन चंद मुल्कों में अब रह गया है सिर्फ जहां पे पोलियो है। हमें इस बीमारी से बाहर निकलना है और ये बीमारी जिंदगी भर के लिए अपाहज कर देती है। हमारे हाथ में उसका इलाज है, हमारे पास उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास कमिटमेंट अवेलेबल है। सिर्फ इन 5 दिनों में प्लीज मेक श्योर कि हमारे शहर के अंदर कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई है, पिछले कुछ 3-4 साल ज्यादा अच्छे नहीं गुजरे, पिछले 6-8 माह के अंदर मेहनत हुई है। लाहौर के एनवायरमेंटल सैंपल्स दोबारा से नेगेटिव होने शुरू हो गए हैं, हवा का झोंका आ रहा है। इस मोमेंटम को ब्रेक ना होने दें। हम कहीं इधर उधर वैक्सीनेशन या डेंगू या किसी और चीज, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलियो है इस वक्त हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये है, कल से हमारी पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई है, आज दूसरा दिन है, अगले 3 दिन और ये कैंपेन चलनी है। आप अपने चैनल पे चलाइए, पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोलियो की कैंपेन चल रही है। कहीं हमारी टीम नहीं पहुंचती, प्लीज हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके हमें बताइए, पोलियो की टीम वहां पहुंचेगी। पोलियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू एट द मोमेंट। आपने जिस कहा कि अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये 5 रोज़ा कैंपेन है, बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दी जा रही है, तो कुछ टारगेट सेट किए हैं? क्योंकि कुछ गलतियां भी हो जाती हैं कई दफ़ा पिछली कैंपेन में, और फिर कुछ सिचुएशन प्रिवेलिंग कोरोना की वजह से, क्या टारगेट्स हैं जो कि आपने रखे हुए हैं? देखिए जी, अगर आपको याद हो, इससे पहले जो कैंपेन चल रही थी ना जी, जो मार्च और अप्रैल वाली जो कैंपेन थी, उसमें हमारी 3rd वेव जो थी वो काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम में उसने डाला हुआ था। उसके बावजूद भी हमने पोलियो की कैंपेन चलाई। दैट वाज द इंटेंशन कि हमें पता है कि हमारे पास कोविड आया हुआ है और कोविड के साथ अब चूंकि हमने जिंदगी गुजारनी है, हम बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। हमें अब जिस तरह से पोलियो को लेके ना सिर्फ हमारे टारगेट्स बहुत हमारे पास वेल डिफाइंड है, बल्कि हमें हमारी ये SOPs भी डिफाइंड है कि हमने किस तरह से जाके कोविड का एहतियात करते करते ये सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हमारे जो हाई रिस्क यूसीज हैं उनके बारे में हमें पता है, जहां पर परमानेंटली प्रॉब्लम होती है उनके बारे में हमें पता है, जिन रेंज में पोलियो का एनवायरमेंटल सैंपल थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पॉजिटिव आ जाता है उनके बारे में हमें पता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंश्योर ये करना है कि इन 5 दिनों में ना सिर्फ ये कि हम सरकारी सत्ता के ऊपर इनको सुपरवाइज करते हैं टीम्स को, बल्कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी जरूरी है। बिल्कुल, हम उस टीम को कॉल करके अपने पास बुलाएं, और घर में कोई नौकर है, कोई मेहमान है, कोई भी अगर घर में आके बैठा हुआ है तो उसको प्लीज 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे इन दिनों में जरूर पिलाएं। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात आपकी बिल्कुल तक आवाम ताउन नहीं करेगी, वो वैक्सीन कोरोना की हो या पोलियो के 2 कतरे हो, तब तक मुमकिन नहीं हो सकेगा सिस्टम का या गवर्नमेंट का कि वो हर एक तक अप्रोच कर सके। तो आप लोगों का ताउन और आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जो कि अगर हम सिचुएशन देखें आगे बढ़ते हुए, अपनी जो इस वक्त गवर्नमेंट को फेस करना है, वो इस हफ्ते में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है जी बजट के हवाले से। बजट को पास करवाना है, और बजट को पास कैसे करवाना है वो इसी तरह पास होता है जब अपोजिशन भी आपके साथ हो, वरना इश्यूज अगर बन जाते हैं तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो फेडरल हो या कोई और सूबा हो, उसमें अगर अपोजिशन जो है वो आपको टफ टाइम दे तो फिर कई दफ़ा बजट जो है वो मुश्किल हो जाता है। बजट मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अपोजिशन के साथ
साथ जब अपने ही लोगों को मनाना भी हो, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। फिलहाल ऐसे ही एक हुकूमती जमात से ताल्लुक रखते हुए पॉलिटिकल शख्सियत हैं और एक अहम ओहदे पर फाइज भी हैं जो हमेशा मुफाहमत के लिए या मिडिल मैन के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो हैं जी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जो रिसेंटली अभी अमेरिका से वापस भी आए हैं। अमेरिका का दौरा उनका कैसा रहा, कैसे वो पार्टी के विदिन अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो चाहे जहांगीर तरीन खान ग्रुप की बात हो या चाहे डिफरेंट स्कैंडल्स के हवाले से, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका अमेरिका का दौरा कैसा रहा और पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अमेरिका का मेरा दौरा बहुत कामयाब रहा है। वहाँ पर मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बिज़नेस लीडर से, प्रोफेशनल से और वहाँ के जो हमारे माशाल्लाह सियासतदान हैं, एक्टिव हैं रिपब्लिकन पार्टी में और डेमोक्रेट्स में, उनसे मुलाकातें हुई और सिख कम्युनिटी के लीडरों से मिला। वहाँ के जो हैं वहाँ के गुरुद्वारे वहाँ पर मैं गया। तो माशाल्लाह इस दौरे में मेरा ख्याल है कि कम से कम मैं 4-5 हज़ार पाकिस्तानियों और 4-5 हज़ार सिख कम्युनिटी से मिला हूँ। इसके अलावा अमेरिकन सेनेटर से मुलाकातें हुई, स्टेट सेनेटर से मुलाकातें हुई, कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमन से मुलाकातें हुई, बहुत सी रिसेप्शंस हुई जिसमें 20 इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं शामिल हुए। और मेन जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारे वहाँ पर जो हमारा एम्बेसी है और वहाँ पर हमारे आसफ महमूद साहब हैं और दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी मदद से वहाँ पर माशाल्लाह हमने जो है जो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है उसकी पंजाब प्रोविंस से सिस्टर जो है उन्होंने प्रोविंस जो है इसको डिक्लेयर किया और ये बिल जो है उन्होंने कैलिफोर्निया की पार्लियामेंट में पेश किया और वहाँ पर उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन भी पाकिस्तानी डेलीगेशन को दिया। उसके अलावा वहाँ पर जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है डेविस, तो वहाँ पर भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कि हम दोनों यूनिवर्सिटियों में किस तरह से कोलैबोरेशन करेंगे और किस तरीके से ख़ासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है, यील्ड जो है, उसको किस तरीके से। वेरी नाइस जी गवर्नर साहब, आपने इंटरनेशनल का हमेशा बड़ा रोशन और बड़ा पॉजिटिव इमेज बनाया और ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपके अंदर और जिस तरह से आप लेके चलते हैं पाकिस्तान को और जैसे आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को करते हैं कि मुफाहमत के साथ साथ बेहतरी की तरफ जाए पाकिस्तान, तो बताइएगा कि बजट अब आने वाला है प्रेजेंट करना है पाकिस्तान तरीके से, सारी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को भी डील करना है और इसके साथ साथ आपने जहांगीर तरीन ग्रुप को भी डील करना है। बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है जहांगीर तरीन ग्रुप, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, मैनेज कर लेंगे आप? देखें, ये चैलेंजेस तो हर हुकूमत के पास आते रहते हैं, लेकिन मैं उन तमाम जो हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। यकीनी तौर पे उनकी हमदर्दियाँ जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। जस्टिस मस्ट बी डन एंड जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। तो इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे कि जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ भी मिले और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो हमारे दोस्त भाई हैं वो जहांगीर तरीन से हमदर्दी ज़रूर रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की कामयाबी में वो किसी किस्म की भी बजट पास करने में रुकावट डालेंगे। बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि कोई भी बजट पास करने में मुश्किलात नहीं आएंगी, लेकिन गवर्नर्स की सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे गवर्नर साहब, कब तक बेहतरी की उम्मीद है? गवर्नमेंट सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती है, वो चाहे काश्तकारों के हवाले से हो या किसानों को पैसे देने के हवाले से, लेकिन गरीब को तो रोटी महंगी मिल रही है सर। जी, महंगाई हमारा चैलेंज है, ये प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं, हमारी हुकूमत के तमाम वज़रा भी समझते हैं और इस बजट में हमारा फोकस जो है वो महंगाई को कम करना है। और ख़ासकर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं, हमारी हुकूमत ये समझती है कि इस मुल्क में जो रेवोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आ सकता है। इसीलिए फार्मर्स में सहूलत पैदा करने के लिए, आपको मालूम है कि गन्ना 140 रुपए में भी नहीं ख़रीदा जाता था और अगर ख़रीद भी लेती थी कोई मिल तो फिर ज़मींदार को पैसे नहीं मिलते थे। तो अब गन्ना जो है 200 रुपया बल्कि 300 रुपया, कई जगह पे 350 रुपये में बिका है। गंदम 1800 रुपये में फ़रोख्त हुई है और मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर की जो सूरत हाल है वो बेहतर हुई है और हम और भी बहुत सी मुराद जो हैं एग्रीकल्चर को देने वाले हैं
और इंशाल्लाह ये क्रेडिट कार्ड भी उनके लिए लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर उनको सॉफ्ट लोन पे दिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काश्तकार को बेहतर बनाने के लिए, और ख़ासकर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, हमारे सीड की क्वालिटी है, उसको भी हम बेहतर जो है बनाएं। मैं उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ से हम बीज लेके आए हैं, वहाँ से हम कॉटन का एक्सपर्टीज़ लेके आए हैं, और वो बीज जो है अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंध में और पंजाब में उसको काश्त कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ज़मींदार को जो भी सहूलत मुमकिन होगी हमारी हुकूमत देगी, जो भी सहूलत मुमकिन होगी वो उनको देंगे। आई रियली होप सर ये जल्द से जल्द हो जाए और आवाम को रिलीफ मिल सके, बिकॉज यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ शायद वो बजट तो पास करवा ले गवर्नमेंट, लेकिन ये जो टारगेट है कि गुर्बत में कमी आए, महंगाई में कमी आए, ये बड़ा एक मुश्किल टारगेट है जिसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि मज़ीद मेहनत करनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस जुमे को बहुत बड़ा दिन इसीलिए पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रखा जाता है कि बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, जो उसकी डिस्कशन पहले शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी डिस्कस होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैं पिछले 15 साल से तो एटलीस्ट मॉनिटर कर रहा हूँ हर साल बजट को। लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो फिर बाद में होता है लोग परेशान होते हैं, यार सानू की मिला। ये सवाल जो है ना लोग सोचते हैं कि आखिर मुझे मिला क्या। एक जनरल खुशी जो मिलने में आती है वो सैलरीज में इंक्रीमेंट के हवाले से आती है कि लोग खुश हो जाते हैं, ज़्यादा परसेंटेज लगे, कम परसेंटेज लगे तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, ना लगे तो बहुत ही नाराज हो जाते हैं। सो सैलरीज के हवाले से इस दफा गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि लोगों को जरा खुश रखा जाएगा। लास्ट ईयर नहीं मिला था इंक्रीमेंट, और चूंकि टैक्सेस लगे थे तो लोगों को लगा कि उनकी सैलरीज नेगेटिव में चलेगी, विच वाज ट्रू। इस दफा क्या होने जा रहा है, ये जो बजट कहा जा रहा है कि ये सेकंड लास्ट बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि बड़ा जबरदस्त तरीके से बजट ये पेश किया जाए, जिसका कुल हुजम जो है वो तकरीबन 8,000 अरब के लगभग होगा। और फिर तनख्वाहों की बात भी की जा रही है, मईशत का हुजम भी डिफाइन किया जाएगा, मुआशी तरक्की का भी जिक्र किया जा रहा है, और अगले साल की भी अनाउंस कर दी गई है कि इस तरह के इम्कानात है कि हम 4.8 को टच कर जाएंगे। किस हद तक सदाकत है इन तमाम नंबर गेम्स में? और जो मेरा एक कॉमन सवाल होता है हमेशा कि आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसा तो नहीं होगा कि ये बजट आएगा और फिर मिनी बजट आएगा और वो इस सबको क्रॉस कर जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, और ऐसे इम्कानात भी वैसे लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी इस पर हम बात करेंगे। मियाँ इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, और इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी इमरान साहब। तो हमने जैसे जिक्र किया कि ऑलरेडी है ही, लेकिन वही बात जो अबू ज़र आप करने लगे थे कि ये बजट किस हद तक एग्जैक्टली कि क्या होगा फिर, मतलब लोग वही एक्सपेक्टेशंस हैं, 8,000 अरब हुजम बना दिया है, जो डिविजन्स हैं आपको लग रहा है जिस तरह से बताई जा रही हैं हो जाएंगी, कितनी ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है आवाम को, या फिर मज़ीद परेशानियाँ ही हैं? देखिए बात ये है कि जो बजट है ये बेसिकली जो कैलकुलेशन है इसके बारे में आम आदमी को कोई कंसर्न नहीं है। पहले तो हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। बजट हमारी जो इकॉनमी के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बजट नहीं है। बजट आए या बजट ना आए, उसकी ब्रेड एंड बटर जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब जब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं तो एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, IMF कुछ कहती है, और आम आदमी ये सोचता है कि भाई मेरी महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। अब इस बजट के अंदर अभी ज़हन में देखिएगा कि बहुत से नए टैक्सेस लगने के लिए जा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट रिलीफ भी देने के लिए जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिलीफ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि अब जो बजट पेश किया जा रहा है वो IMF की अप्रूवल के बगैर पेश किया जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि IMF को जो प्रपोजल भेजी थी गवर्नमेंट ने बजट के लिए, वो प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है। उसके बाद शौकत तरीन साहब ने जो मुज़ाकरात किए हैं वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं। अब उसके नतीजे में ये होने जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में, यानी कि बजट पेश करने के अगले वीक में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मीटिंग करेंगे IMF के साथ और मामलात को तय किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा जो आपको रिलैक्सेशन बजट में दी जा रही हैं वो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी हैं, और मुझे भी सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, कानों को भी अच्छा लगता है, और ये उम्मीद भी होती है कि शायद हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें कि जब हम दोबारा IMF के पास मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो हमें IMF क्या रिलीफ देगा,
जब IMF के साथ आपके साबिक जो फाइनेंस मिनिस्टर है हफीज शेख साहब ने जो वादे किए थे, वो तो कहते हैं कि आप उन वादों को पहले पूरा करें जो आपने कहा था कि 24 अरब जो रुपया है वो हम टैक्सेस की मद में सैलरी क्लास पर डालेंगे। आपने 5 अरब की प्रपोजल बना के भेजी है, तो बाकी का डेफिसिट कहां पर है? इसके अलावा जो आपने रेवेन्यू की बात कर लें तो इस वक्त 5.8 ट्रिलियन के जो टैक्स टारगेट्स हैं वो तय किए गए हैं, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ने IMF को प्लानिंग बनाकर भेजी है, उस प्लानिंग में 5.3 ट्रिलियन के टैक्सेस की प्लानिंग तो मौजूद है, लेकिन जो बाकी 5 ट्रिलियन है उसके बारे में कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। और तो IMF कहता है कि बताइए ये एक्स्ट्रा टैक्सेस आप लगाएं और लगाकर लोगों से पैसा इकट्ठा करके आप जमा करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें ये कह रही है कि आप बजट अप्रूव करें, हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके आपको पूरा करके दे देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं जा रहा। लेकिन हम इतना स्ट्रांग हो कैसे गए? IMF की बात नहीं मान रहे, मतलब IMF से पैसे लेते हैं हमने स्टैंड ले लिया उसके अगेंस्ट, मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, बजट भी पेश कर रहे हैं, बड़ा सब अच्छा दिखा भी रहे हैं, GDP ग्रोथ भी 3.94 जिक्र कर रहे हैं, इतना स्ट्रांग कैसे हो गए? हम देखें कुछ मामलात में हम बड़े मजबूत हैं। मिसाल के तौर पर हम ब्लैकमेल करने में बड़े मजबूत हैं, हम मिस यूज ऑफ अथॉरिटी में बड़े मजबूत हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि आप अभी जो बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बजट पेश करने के लिए जाए और IMF वहां से आप पर कोई अटैक कर देगा, अभी फौरन तो ऐसा होगा नहीं। आप ये देखिए इसकी पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा समझें कि जब आप बजट पेश करेंगे तो बजट पेश करने में IMF से आप कहते हैं कि हम पेश करने के लिए जा रहे हैं, जरा बाद में एक तो हमारा आवाम के साथ भी पॉलिटिकली भी हमने सर्वाइव करना है, आवाम को भी खुश करने के भी हमने पेश कर दिया है, उसके बाद एक हवा बनाई जाएगी कि देखिए IMF से बहुत प्रेशर आ रहा है, ये सब IMF की वजह से है, जितनी महंगाई है ये सब की सब IMF की वजह से है, हमारी नाअहली कुछ नहीं है। तो इस चीज को असल में रियलाइज करवाने का यही तरीका है कि पहले अच्छी चीज पेश की जाए, उसके बाद बाद में उसको बजट पेश हो जाएगा और उसके बाद कुछ अरसे बाद भी मिनी बजट आ जाएगा। ठीक है, ये हर साल भी ऐसे होता ही है, इसका मतलब है कि इस चीज से छुटकारा तो नहीं मिलने वाला। बजट की स्पेसिफिकली अगर बात करें, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट पेश कर रही है, आप बताइएगा कि जिस तरह से डेफिसिट को पूरा करना होता है और फिर डेट सर्विसिंग हमारा है, डेवलपमेंट है, फिर हमने डिफेंस के हवाले से जिस तरह डिवीजन करनी होती है, जो डिवीजन देखी आपने 8,000 अरब रुपए की, वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये जो डिवीजन है ना, ये कुछ साइंस नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी डिवीजन है। ये हर साल इसी तरह से 2-4-5% के फर्क के साथ यही होती है, क्योंकि आपके पास जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ही कम है। आपको एक लिमिट में रह के काम करना पड़ता है। मैं ये जो लोग बजट को रेगुलर देखते हैं, ये इतना आसान बजट है इस तरह से बजट बनाना कि आप किसी भी B.Commerce या M.Commerce को भी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएं ना, तो वो हर साल का आपको एंटीसिपेटेड सा इस तरह का बजट बना के दे देता है, क्योंकि आपको पैसे ही उतने होते हैं, आपने डिफेंस वालों को भी देने होते हैं, आपने बाकी डेट सर्विसिंग भी देनी होती है। तो ये चीजें तो आप चाहें या ना चाहेंगे तो आपके हाथ से निकल जाती हैं। डेवलपमेंट बजट की बात अगर खुसूसन करें, डेवलपमेंट बजट में थोड़ा सा खेला जा सकता है, और इसमें मैं समझता हूं कि जो तकरीबन 1,000 अरब का जो बजट है वो सूबों के लिए रखा गया है, ये भी बेहतर है। लेकिन डेवलपमेंट बजट आपको पता है कि इस साल बढ़ेगा, आप ये ज़रा ध्यान में देखिएगा, क्योंकि ये साल जो है ये गवर्नमेंट आपको पता है इसके बाद इलेक्शन का साल है, और आप जितने भी पैसे हैं वो काम करने हैं और डेवलपमेंट के काम आपको होते हुए पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नजर आएंगे, इवन के सिंध में भी नजर आएंगे, हर जगह आपको काम नजर आएगा। तो डेवलपमेंट का बजट तो इस साल बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डेवलपमेंट का बजट बढ़ने से जो आम आदमी की जो मईशत पे फर्क पड़ेगा। ये हर साल की कैलकुलेशन है, और मैं नहीं समझता कि कोई ड्रामेटिक चेंज आने वाला है। ड्रामेटिक चेंज उस वक्त आता है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स की पोजीशन है वो ये है कि रुपया आपका 2018 की निस्बत अगर आज से कंपेयर करें तो 40% डीवैल्यू हुआ है, और आपकी एक्सपोर्ट्स 2018 की निस्बत सिर्फ 1% बढ़ी है। यानी कि अगर हम टेक्निकली बात करें तो अभी इस वक्त हम 39% जो है वो डेफिसिट पे खड़े हैं, जो कि हमारी एक्सपोर्ट थी, जिसको हम क्लेम कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, तो पैसा कहां से आएगा? देखिए सबसे पहली चीज है कि रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगी। अगर रेवेन्यू जनरेशन होगी तो उसके बाद बजट आपकी मर्जी का बनेगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और कोई भी ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, बदकिस्मती से कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आ रही जिससे ये उम्मीद पैदा हो जाए कि भाई रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। देखिए जो प्रॉपर्टी सेक्टर पैसा कमा रहा है ना इस वक्त, वो जेन में देखिए अक्सर लोगों के जेन में सवाल आता है कि भाई प्रॉपर्टी की कीमत 2 गुना हो गई है। देखिए ये जो प्रॉपर्टी की कीमत का 2 गुना हो जाना ये ट्रेड नहीं है।
देखिए ये एक तरह का एक आपको पता है एक खास तरह के लोग हैं जो कि इसमें ऑपरेट करते हैं और जो दो ना पैसा जिन लोगों ने कमाया है इस पूरे मामले में, उनके जो मामला हैं वो कुछ और है और उसके मईशत पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ता है लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता। वेल मियां इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोई अच्छी खबर तो है नहीं ये, लेकिन लेट्स सी थोड़ा सा खुश होने दें कि बजट जब आएगा आवाम सुनेगी तो थोड़ा सा खुश हो जाएगी, फिर जब मिनी बजट आएगा। लेकिन आपने कहा ये नोट कर लें तो मैंने नोट कर लिया है कि देखते हैं मिनी बजट कितनी देर बाद आता है। एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन, फाइनली तमाम कन्फ्यूजन दूर हो चुकी हैं और जिस दिन का इंतजार था वो फाइनली आ चुका है और एक दिन बाकी है। सिर्फ PSL 6 के बकिया मैचेस जो हैं वो इंशाल्लाह कल से यूएई के अबू धाबी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कैलेंडर्स में पहला जोर पड़ेगा। तो लाहौर कैलेंडर्स तो आपको पता है कि सिंस आई एम लाहौरी, तो लाहौर जो है लाहौर कैलेंडर्स वो मेरी टीम है। और मैं कोयटा का नहीं हूँ लेकिन मुझे फिर भी कोयटा पसंद है। मतलब ये तो एक टीम चॉइस होती है ना इसका। इन एनी केस मुझे लाहौर को सपोर्ट करना है। एनीवेज जी, इस लीग का फाइनल 24 जून को खेला जाएगा और अब तक टूर्नामेंट में 14 मैचेस खेले जा चुके हैं जबकि मजीद 16 मैचेस बाकी रह जाएंगे। बिल्कुल, और फिर क्वालिफायर और एक एलिमिनेटर समेत 6 डबल हेडर्स यानी कि एक दिन में 2 मैच भी खेले जाएंगे। मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे जबकि जिस दिन 2 मैचेस होंगे उस दिन पहला मैच 6 बजे और दूसरा मैच रात 11 बजे शुरू होगा। तो फिर जो क्रिकेट के शौकीन है वो थोड़ा सा लेट तक जागेंगे और मैचेस को देखकर सुबह लेट उठेंगे। तो हम लोग तो शायद पूरे मैचेस, लेकिन मैच तो नहीं होते हैं तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। सुबह आके चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हर घर में अब जो है ना वो सिर्फ 9 बजे के बाद कोई ड्रामा नहीं लगा, कोई टॉक शो नहीं देखा जा रहा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मेंशन करना जरूरी है कि आज से 24 न्यूज़ पर स्पेशल ट्रांसमिशन भी शुरू होगी PSL 6 के हवाले से, जो कि रिज्यूम होगी दोबारा से, क्योंकि मतलब कल से उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा क्योंकि PSL 6 जो है उसका आगाज़ है। तो 1 बजे का टाइम है जी, वो तो आप ज़रूर इसको भी देखिएगा। तमाम आपको तज्ज़िये स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी बातें होती हैं, पेशगोइयाँ होती हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे और अबूज़र को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।